प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। राजज्ञानशाला चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। वसंत ऋतु का नाम है। भारत में 6 ऋतुएं हैं, जिनमें ऋतु राजा के नाम से वसंत को जाना जाता है। ऋतुराज वसंत हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, इस प्रकार 6 ऋतुएं भारतवर्ष में पाई जाती हैं। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि वसंत भाग 1 के नाम से कक्षा 6 की पुस्तक है, वसंत भाग 2 के नाम से कक्षा 7 और वसंत भाग 3 के नाम से कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम में शामिल है। तो आइए विषय सूची की ओर चलते हैं। विषय सूची, यहाँ प्रथम जो पाठ है ध्वनि कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। इसी आप देख सकते हैं यहाँ पाठ का नाम और सामने लेखक का नाम दिया गया है। 12वां पाठ सुदामा चरित है, कविता है। 18 पाठ यहाँ पर हैं और अंत में शब्दकोश भी दिया गया है। तो आज से हम प्रथम पाठ ध्वनि कविता, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, का अध्ययन करेंगे। ध्वनि, सर्वप्रथम कविता पाठ करते हैं। अभी ने होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी ने होगा मेरा अंत। यहाँ वन दिया गया है, वन ना होकर के ये जीवन है। यहाँ छपने में थोड़ी कमी रह गई है, जीवन है। अभी ने होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी ने होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूँगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ने होगा मेरा अंत, अभी ने होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये प्यारी सी कविता है। आइए कविता का भाव ग्रहण करते हैं। अभी ने होगा मेरा अंत, अंत होता है विनाश, समाप्ति। अभी लेखक कह रहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। मृदुल होता है कोमल, मनोरम। वसंत होता है वसंत रूपी जो युवावस्था है, उसको यहाँ वसंत कहा गया है। जवानी को वसंत कहा गया है। जिस तरह से वसंत ऋतु में कितना अच्छा मौसम, बहुत अच्छा मौसम होता है, पेड़ फल फूलों से लग जाते हैं। अभी ने होगा मेरा अंत, इसी तरह से युवावस्था को यहाँ दर्शाया गया है। कवि निराला जी कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, अभी मेरा मरण नहीं होगा, अभी अभी तो मेरे जीवन में मन को भाने वाली वसंत रूपी जो युवावस्था है वो आई है। अभी तो मेरे जीवन का ये पहला ही चरण है, अभी मेरी लंबी आयु, लंबा जीवन शेष पड़ा हुआ है, इसलिए अभी मेरे जीवन का जो अंत है वो संभव नहीं है। हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूँगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष होता है सवेरा, सवेरे को, प्रातःकाल को प्रत्यूष बोलते हैं। तो कवि कहते हैं निराला जी कि अभी तो मेरे जीवन में वसंत रूपी जो युवावस्था है उसका आगमन हुआ है। अभी वसंत के आगमन से जिस तरह से हरे हरे पत्ते डालियों पर लद जाते हैं, उसी तरह से युवावस्था आने पर शरीर सुंदर विकास को प्राप्त करता है। अब मैं ही अपनी मधुर भावनाओं रूपी जो कोमल हाथ हैं, इनसे अलसाई हुई जो अपनी इच्छाएं हैं, कलियां रूपी जो इच्छाएं हैं, उनका स्पर्श करूंगा और उन्हें अपना उत्साह दूंगा, जिससे कि वो विकसित हों। अब मेरे जीवन में वसंत रूपी जो
जीवन है उसमें एक नया सवेरा प्रभात आएगा। जगा एक प्रत्यूष मनोहर, एक नया सवेरा जागेगा। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। एक एक पुष्प पुष्प से मानो जो अधखिले फूल हैं जो खिल नहीं पा रहे हैं, ऐसे जो युवक हैं जो अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं, उनके आलस्य को, उनकी तंद्रा को मैं खींच दूंगा और उन्हें नवजीवन का अमृत पिला करके हर्ष के साथ उन्हें सींच दूंगा। उन्हें ऐसा अवसर प्रदान करूंगा कि वो भी आगे विकसित हो सकें, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी नहीं होगा मेरा अंत। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी नहीं होगा मेरा अंत। अनंत जिसका कोई अंत ना हो। तो कवि कहते हैं कि मैं जो मेरी इच्छाएं हैं, बुरी इच्छाएं, उनको द्वार दिखा दूंगा, उन्हें भगा दूंगा, और जो शुभ इच्छाएं उनको आगमन के लिए उनको एक नया मार्ग बता दूंगा। वो जहाँ भी हैं अनंत में, जहाँ भी कहीं हैं, मैं उनको एक नया अवसर दूंगा। मैं उन्हें बाहर निकलने का एक मार्ग बता दूंगा, उन्हें विकसित होने का मार्ग बता दूंगा। जिस तरह से वसंत के आगमन से प्रकृति का असीमित विकास होता है, उसी तरह से मेरे जीवन में उत्साहयुक्त नवीन लालसाओं, कोमल भावनाओं का असीमित विकास होगा। इस तरह की आकांक्षा रखने से कवि मेरे जीवन का अंत नहीं होगा कि भावना को साकार कर रहे हैं। यहाँ कवि ने जीवन को वसंत का रूपक देकर के कवि ने यौवन के उत्साह की सुंदरता की अभिव्यक्ति की है। कर्मनिष्ठा और जीवन जीने की इच्छा का जो जोश है उसको व्यक्त किया है। कविता यहाँ पूर्ण होती हैं। आइए प्रश्न अभ्यास की ओर चलते हैं। प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसकी जीवन का प्रथम चरण है। युवावस्था उसके भी मिली है। जब कोई अवस्था उसे मिली है तो उसे जीवन जीने का अवसर भी उसे मिलने वाला है। मान लो वो वृद्धावस्था में चला जाता, तब तो ये उम्मीद की जाती कि अब तो उसका मरण पास है, नज़दीक मृत्यु पास है, लेकिन अभी तो उसने युवावस्था में ही प्रवेश किया है। जिस तरह से वसंत आता है तो अभी तो पेड़ पौधों में हरी हरी पत्तियां, डालियां, कोमल फूल खिलेंगे, कलियां खिलेंगी। तो इसीलिए कवि को आशावादी स्वर उन्होंने व्यक्त किया है और उन्हें विश्वास है कि अभी उनके जीवन का समाप्ति नहीं होगी। दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि ये प्रयास करता है। कविता की ओर चलते हैं। पुष्प पुष्प से वो तंद्रा आलस जो है, उसकी लालसा है, उसको खींच लेना चाहते हैं। उन्हें एक नया अवसर देना चाहते हैं। उनके जीवन में अमृत रूपी जो सहर्ष है, अमृत रूपी जो प्रेरणा है, उससे उनको सींचना चाहते हैं, उनको खिलने का अवसर देना चाहते हैं। तो नव जागरण के द्वारा जो कवि हैं वो फूलों को अनंत तक सीमाओं से परे विकसित होने का अवसर दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो कवि उनको एक नया द्वार, एक नया मार्ग दिखा देना चाहता है, जिससे कि वो अनंत तक विकसित हों। नव जो मार्ग है, प्रेरणा युक्त नवजीवन का, जिजीविषा का, जीवन जीने की इच्छा का जो मार्ग है, आगे बढ़ने का मार्ग उनको दिखा देना चाहते हैं, जिससे कि वो अनंत तक उनका जो तंद्रा है, उनींदापन है, आलस्य है, वो दूर हो जाए और वो जीवन जीने के लिए अग्रसर रहें। कविता से आगे प्रश्न दिए गए हैं। कहा गया है कि वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। क्योंकि ऋतुओं का राजा है। 6 ऋतुएं हैं। वसंत प्रथम ऋतु है जो मार्च अप्रैल के महीने में आती है। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, वर्षा, फिर शरद, हेमंत और शिशिर। इन 6 ऋतुओं में सबसे महत्वपूर्ण, अच्छी, सुहावनी, ना अधिक सर्दी, ना गर्मी, ना बारिश, बहुत ही अच्छी ऋतु है, इसलिए इसको ऋतुराज कहा गया है। वसंत ऋतु में आने वाले, दूसरा प्रश्न है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। यह आप स्वयं करेंगे।
ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। जब ऋतुएं बदलती है तो हमारा रहन सहन जीवन प्रभावित होता है, तो इस पर आप विचार व्यक्त कर सकते हैं। अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं। कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूटे हैं। ये जो पंक्तियां हैं वसंत ऋतु की ही पंक्तियां हैं। आमों में बोर आने लग जाता है, जो भंवरे हैं वो वन वन में टूट पड़ते हैं पुष्पों का रस लेने के लिए, और ठोर ठोर जगह जगह होली की धूम मच जाती है, सारे बंधन जो हैं छूट जाते हैं। तो यहाँ वसंत ऋतु है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, सुबह सवेरे के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो आप भी फूलों और पौधों के लिए कुछ अच्छा कीजिए, उन्हें खिलने का अवसर दीजिए। तीसरा प्रश्न है। कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है, अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है, जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही हो। कलियों को कवि जगाने की बात करता है, उनका तंद्रा उनकी आलस से खींच लेना चाहता है। आगे भाषा की बात के प्रश्न हैं, आइए। हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है, शब्द का दोहराव हुआ है। कविता में हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है, पात माने पत्ते। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा, लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है, जिस तरह से 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं। पहले वो 3 बेर अर्थात 3 बार भोजन करती थी, लेकिन अब शिवाजी के भय के कारण 3 बेर के फल खाकर के समय व्यतीत कर रही हैं। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी हैं। एक शब्द बेर का अर्थ 2 अर्थों में प्रयुक्त होने से वाक्य में चमत्कार आ गया और इसे यमक अलंकार कहा जाता है। जहाँ एक शब्द बार बार आए और उसके अर्थ में हर बार परिवर्तन हो जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है। अलंकार क्या है? अलंकार काव्य के वे तत्व हैं जो काव्य में प्रयुक्त होकर के काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं। जिस तरह से गहने नारी की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, उसी तरह से अलंकार रूपी जो तत्व हैं वो कविता में प्रयुक्त होकर के कविता की शोभा सुंदरता को बढ़ा देते हैं। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का और मन का। मन का एक मन का होता है मोती, माला का जो मोती होता है वो मन का कहलाता है। ये मन, ये हमारे मन की बात का है, मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे बातों और बातों में, बातों में, बातों बहुत सारी बातों में, बातों के अंदर, रह कर, लाल लाल, एक तो लाल, एक तो रंग होता है, एक पुत्र होता है। सुबह सुबह, लाल लाल बहुत ज़्यादा लाल लाल है। सुबह सुबह, सुबह जो सुबह सवेरा है बहुत जल्दी जल्दी। रातों रात, रात ही रात में, घड़ी घड़ी, हर पल पल। आगे दूसरा प्रश्न है। कोमल गात मृदुल वसंत, कोमल गात कोमल शरीर, मृदुल वसंत कोमल वसंत, हरे हरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या भाई विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है।
ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात ये विशेष्य हैं, क्योंकि इनकी विशेषता विशेषण क्रम से कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्दों से ज्ञात हो रही है। हिंदी विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार माने गए हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण जिससे नाप तोल मात्रा की पता चलता है, संख्यावाचक विशेषण संख्या का ज्ञान होता है, और सार्वनामिक विशेषण जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। कुछ करने को और भी है। वसंत पर अनेक सुंदर कविताएं हैं। कुछ कविताओं का संकलन आप तैयार कर सकते हैं और शब्दकोश में वसंत शब्द का अर्थ देख करके शब्दकोश में शब्दों के अर्थों के अतिरिक्त बहुत सी अलग तरह की जानकारियाँ भी मिल जा सकती हैं। उन्हें अपनी कॉपी में आप लिखिए। यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं। मृदुल होता है कोमल, पात होता है पत्ता, गात शरीर, निंद्रित सोया हुआ, प्रत्यूष प्रातःकाल सुबह सवेरा, तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, लालसा कुछ पानी की जो चाह है, अभिलाषा है इच्छा है, उसे लालसा कहते हैं। तो यहाँ अपना ये जो पाठ है पूर्ण होता है। सभी को धन्यवाद।